हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस स्टडीज जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो क्लास 11 का हो चाहे क्लास 12 का हो, उसमें कैसे 90 प्लस मार्क्स लेकर आया जाए, 95 96% मार्क्स लेकर आया जाए। जनरली मैंने देखा है जो बच्चे होते हैं इसमें 50 to 80% की इसी रेंज में मार्क्स लेकर आते हैं। कुछ ही बच्चे होते हैं जो 90 प्लस मार्क्स बिजनेस स्टडीज में स्कोर कर पाते हैं, लीड ले जाते हैं। तो क्या यह पॉसिबल है कि हर बच्चा इसमें 90 प्लस मार्क्स लेकर आ सके? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, मगर कुछ टेक्निक्स हैं, अगर उनके द्वारा आप पढ़ाई करेंगे तो मैं कह सकता हूं आपके 90 प्लस मार्क्स इजीली बिजनेस स्टडीज में आ सकते हैं। मैंने बोला है इजीली आ सकते हैं। बस थोड़ा आपको करना क्या होगा मैं आपको समझाऊंगा। ये जो चार्ट आपके आगे दिख रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो YouTube चैनल बनाया गया है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस YouTube चैनल पर आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या क्लास 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको इस चैनल पर अकाउंटेंसी और साथ ही साथ बिजनेस स्टडीज, ये दोनों ही सब्जेक्ट में आपको डिटेल में समझाऊंगा। अकाउंट्स में स्पेशली मैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ऐसे ही बिजनेस स्टडीज में भी एक एक लाइन में पढ़वाऊंगा जो जो आपको आपके सिलेबस में है। दोनों ही सब्जेक्ट किससे रिलेट करते हैं? बिजनेस से। अकाउंटिंग भी हम बिजनेस की करते हैं और बिजनेस में तो खैर बिजनेस की स्टडीज है, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स हम बाद में पढ़ेंगे, मगर पहले इन दोनों को कंप्लीट करेंगे, 11th का भी और 12th का भी। ठीक है जी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस स्टडीज में कैसे हम एक्सेल कर सकते हैं, यानी कि अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। बिजनेस स्टडीज की अब चर्चा करी जाएगी। बिजनेस स्टडीज को पढ़ने के लिए मैंने 3 स्टेजेस बनाई हैं। ठीक है जी। अभी पहले बात करते हैं स्टेज नंबर 1, इसमें कैसे पढ़ाई करनी है। देखो, स्टेज नंबर 1 में क्या होगा, ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपने कभी सुना होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। स्टेज 1 में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करी जाएगी। सर ये क्या होती है? इसमें क्या होगा, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पहले अंडरस्टैंड किया जाएगा और फिर रिलेट भी कराया जाएगा। इन दोनों को अभी मैं समझाता हूं। देखो, कोई भी चैप्टर हो, बिजनेस स्टडीज का कोई भी चैप्टर हो, तो उससे पहले ना मैं एक मेगा एग्जांपल कराता हूं। मेगा का मतलब बड़ा, मेगा एग्जांपल कराता हूं। इस एग्जांपल के खत्म होते ही, जैसे ये एग्जांपल खत्म हुआ और आपको समझ में आ गया, एग्जांपल समझ में आ गया, तो आप ये समझ जाइए कि आपका पूरा चैप्टर यानी कि एंटायर चैप्टर आपको समझ में आ गया। एंटायर चैप्टर आपको अब समझ में आ गया है, ये समझ लेना। ये एग्जाम्पल मेरे द्वारा बनाए गए हैं, आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। ये एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ मैंने बनाए हैं, और इसको डिजाइन ऐसे करा गया है कि आप जो आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर में, वो मैं इस एग्जाम्पल में सब कुछ समझा देता हूं। बिल्कुल देसी भाषा में, सिंपल वर्ड्स में ये एग्जाम्पल में बिल्ड करता हूं। इसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये इसकी एक झलक भी आप देख लीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर के लिए जो एग्जाम्पल है कुछ वो इस तरीके से आपको दिखेगा। इसको मैं आपको समझाता चलूंगा कि क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीजें, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। बुक में क्या लिखा है वो हमें एग्जाम्पल के टाइम पे कोई मतलब नहीं है कि बुक में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल पर ध्यान देना होगा। ठीक है जी, ठीक है। अब बात आती है रिलेट का क्या मतलब हुआ, ये मैं सेकंड स्टेज में आपको बताऊंगा। जब हम सेकंड स्टेज पढ़ रहे होंगे तो अब सीधा मैं आपको सेकंड स्टेज पर ही लेके चले जाता हूं। पहली स्टेज हो गई, अब आएगी हमारी स्टेज नंबर 2। दूसरी स्टेज में कैसे पढ़ना है, देखो यहां पर तो आपको स्टेज 1 में मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करी एग्जाम्पल के द्वारा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हाँ इस चैप्टर में अब क्या होने वाला है। स्टेज 2 में आपको मैं अपने नोट्स या मेरी बुक कह लीजिए, या फिर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं या किसी
अन्य बुक से भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको उसमें से पढ़ना पड़ेगा। वो क्या होगी? जो हमारा सिलेबस है उसकी जो थ्योरी है, पढ़ना तो हमें यहीं से पड़ेगा ना। मार्क्स कब आते हैं? जब हम थ्योरी को पढ़ते हैं, रिटेन करते हैं और एग्जाम में लिख कर आते हैं। तो अब थ्योरी को पढ़ना भी पड़ेगा। तो मैं एक एक लाइन का मतलब आपको इसमें समझाता चलूंगा, ठीक है। और जब मैं आपको पढ़ा रहूंगा तो जो मेरा मेगा एग्जाम्पल है, जो मैंने आपको मेगा एग्जाम्पल कराया था, मेगा एग्जाम्पल जो है वहां से मैं काफी सारे रेफरेंस लूंगा। यानी कि आपको बताऊंगा बच्चों, मैंने आपको जब मेगा एग्जाम्पल में ये चीज पढ़ाई थी उसका मतलब ये था। आप रिलेट कर पाओगे, हाँ मैंने जो पढ़ा था वही चीज है इसमें, वही चीज लिखी हुई है किताब में भी। साथ ही साथ मैं आपको रिलेट कराऊंगा। ये जो मैंने रिलेट लिखा है वो, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, पास्ट में और करंट, यानी कि जो अभी चल रहे हैं, क्या बिजनेस के केस स्टडीज, बिजनेस के केस स्टडीज, यानी कि जो पुराने केस स्टडीज हो चुके हैं और जो अभी चल रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, उनसे भी मैं रिलेट करता चलूंगा। हो सकता है कई कॉन्सेप्ट ऐसे आए जिनको मैं केस स्टडीज आपके सामने रख दूं कि टाटा कंपनी में ऐसा हुआ था, रिलायंस में ऐसा हुआ था, कोडैक कंपनी में ऐसा हुआ था, तो मैं रिलेट कराता चलूंगा। तो आपका दिमाग इससे क्या होगा, आपकी दिमाग की पत्तियां और चलेंगी, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, जब आप ये 2 स्टेजेस कर लेंगे तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक याद नहीं हुआ है, समझ में आ गया है कि हाँ क्या लिखा हुआ है, बुक में भी सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है। और इन्हीं 2 स्टेजेस में मेरे को आपका प्रॉपर अटेंशन चाहिए, अटेंशन या फिर फोकस कह लीजिए, फोकस चाहिए मुझे आपका, प्रॉपर वाला फोकस, ठीक है। अब जब मैं ये पढ़ा रहा हूं ना स्टेज 2 पे ही, तो मेरी कुछ टेक्निक्स होंगी बच्चों, मेरी कुछ टेक्निक्स होती है पढ़ाने की। कुछ टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहली टेक्निक हो गई नेमोनिक्स। कुछ बच्चों को पहले से पता होगा नेमोनिक्स क्या है, कुछ को नहीं पता होगा। मैं अभी थोड़ी देर में इसको समझाऊंगा। नेमोनिक्स बनाने के बाद मैं नारे लगवाता हूं, नारे लगवाता हूं, जिसका एग्जांपल अभी थोड़ी देर में दूंगा। नारे नहीं लगा तो मैं क्या करता हूं, गाने के लिरिक्स में, गाने के लिरिक्स में बुलवाता हूं, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता होगा कि गाने कितने इजीली आपको याद हो जाते हैं, तो इस चीज का हमें फायदा उठाना है। गाने याद हो जाते हैं, ठीक है, हम उसमें कॉन्सेप्ट भी याद कर लेंगे। चौथा होगा माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग टेक्निक एक ऐसी है, अगर आपको समझ में आ गई, वैसे तो बहुत इजी है, इजीली समझ में भी आ जाएगी, अगर आपने इसको अपने प्रैक्टिस में डाल दिया तो आप बहुत ज्यादा लीड ले लेंगे अन्य बच्चों से। ये जो मैंने आपको इसमें बताया था ना, मेरे बनाए हुए एग्जाम्पल है, मेगा एग्जाम्पल जो होगा हर चैप्टर से पहले कराऊंगा मैं, ये भी एक तरीके का माइंड मैप है। मगर जो असली माइंड मैपिंग होगी वो मैं आपको तभी कराऊंगा जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहूंगा, यानी कि यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहूंगा, ठीक है जी। अब मैं जरा आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। नेमोनिक्स क्या है, नारे लगाने की जो मैं बात कर रहा हूं उसका क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसका मतलब ये देखो, जैसे कि एक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर में। इसमें ये देखो, मैंने जियो से रिलेटेड भी कुछ एग्जाम्पल लिया, टेस्ला कंपनी का भी एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो मैं ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल देता रहता हूं, हर कॉन्सेप्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन है वो भी करवाता हूं। और ये देखिए अगले कॉन्सेप्ट में मैंने जापान की बुलेट ट्रेन का एग्जाम्पल दिया, इधर देखिए लिज्जत पापड़ का एग्जाम्पल दिया गया है, इधर डेयरी मिल्क का एग्जाम्पल दिया गया है। तो हर कॉन्सेप्ट में ऐसे डेयरी मिल्क है, नोकिया है, मैगी है, हर कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा। अब ये देखिएगा, पहले इसको मैं मिटा देता हूं। ये देखो, ये है नेमोनिक्स, ये लिखा हुआ है ना डिग डीसीपी, ये है नेमोनिक्स। नेमोनिक्स ऑफ व्हाट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है उसका नेमोनिक्स है। डिग, डिग का मतलब क्या होता है हिंदी में, खोदना। डीसीपी क्या हो गया, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी को खोदना है, ठीक है जी। अभी मैं बताता हूं ये क्या है। डी से क्या हो गया, डायनामिक,
आई से इंटेंजिबल, जी से ग्रुप गोल, जी से गोल ओरिएंटेड, डी से मल्टी डायमेंशनल का मैंने डी बना दिया तो मल्टी डायमेंशनल, सी का कॉन्टिन्यूस, पी से परवेसिव। तो ये बन गया डिग डीसीपी। अब हम इसको नारा लगाएंगे। नारा क्यों लगाएंगे अभी मैं आपको बताता हूं। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी। अब नारा लगेगा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी, डिग डीसीपी, डिग डीसीपी। अरे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी, डिग डीसीपी, डिग डीसीपी। अरे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी, डिग डीसीपी, डिग डीसीपी। आप जब ये नारा लगाएंगे ना इस तरीके से आंखें बंद करके, तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि नारा क्यों लगवाया, क्योंकि आपके सिलेबस में, आपके जो सिलेबस है उसमें आने वाले चैप्टर्स में अलग अलग टाइप के फीचर्स भी आपको मिलेंगे। अलग कॉन्सेप्ट होंगे उनके भी फीचर्स बताओ, अलग कॉन्सेप्ट होंगे उनके भी फीचर्स बताओ। तो ये जो मैंने नारा लगाया ना, तो जब आप आंखें बंद करेंगे, मान लो क्लासरूम में ये क्वेश्चन आ गया, तो आपके आंख बंद करते ही अपने आप ये नारा बजने लगेगा। अरे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी, डिग डीसीपी, डिग डीसीपी। अब जो दूसरे फीचर्स आएंगे आने वाली क्लासेस में, जो दूसरे फीचर्स आएंगे उनको मैं अलग तरीके से याद करवाऊंगा। हो सकता है किसी में मैं लिरिक्स लगा दूं गाने की, ठीक है, इसलिए इसको ऐसे याद किया जाता है। अगर मैं जनरली बच्चा नेमोनिक्स कैसे यूज करता है, वो याद करता है सिर्फ डिग डीसीपी या जो भी उसने बनाया है उसको याद कर लेता है। जितना अजीब सा, जितना घटिया सा, अतरंगी सा बनाओगे आप, उतना इजीली आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक। तो डिग डीसीपी, डीसीपी को खोदना है तो कितना विचित्र सा है, इसीलिए जितना अजीब सा बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। और बच्चा क्या करता है, खाली इतना याद कर लेता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी। और जब कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेता है तो उसको ये नहीं याद, ये तो याद रहता है डिग डीसीपी किसी का फीचर है, मगर किसका फीचर है ये याद नहीं रहता। उसके लिए क्या टेक्निक है, नारे लगाओ, लिरिक्स में लगाओ या माइंड मैपिंग करो। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिग डीसीपी। अब आपको ये जो मैंने बोला है, जब मैं पढ़ाऊंगा, चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब आपको अच्छे से इसमें डिटेल में समझाऊंगा, मगर ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी कि मैं नारे क्यों लगवाता हूं क्लास में। ठीक है जी सर, ये चीज भी समझ में आ गई। अब क्या होगा इससे, अभी तक आपको ना, अभी तक सिर्फ आपको समझ में आ गया था, अभी तक आपको यहां पर समझ में आ गया था स्टेज 1 से और स्टेज 2 से कि क्या है। अब टेक्निक्स लगा के ना थोड़ा थोड़ा आपको याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, अब असली स्टेज आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, वो है स्टेज नंबर 3। इसमें क्या है ये मैं इसको पहले ही बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें है हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग, एवरीथिंग जो भी हमने पढ़ा है उसको कैसे याद किया जाए। ठीक है जी, इसको मैंने 2 पार्ट्स में बांटा है। ठीक है, एक हो गया क्यूमुलेटिव रिवीजन, ये वाला काम मेरा है, ये मेरा काम है, ये मैं करवाऊंगा। ये होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। मान लो बच्चों, मैंने जो फर्स्ट क्लास है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा है, ठीक है जी। अब जब नेक्स्ट क्लास आई, क्लास नंबर 2 आई, उसमें मैं पहले आपको रिवीजन कराऊंगा क्लास नंबर 1, जो हमने सीखा, जो कॉन्सेप्ट हमने पहली क्लास में सीखे थे उसका रिवाइज कराऊंगा, फिर आगे की क्लास पढ़ाऊंगा, अगले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। फिर जब क्लास नंबर 3 आएगी ना, तो उसमें मैं रिवीजन कराऊंगा क्लास नंबर 1 की, क्लास नंबर 2 की, उसके बाद आगे की क्लास पढ़ाई जाएगी, कॉन्सेप्ट आगे सिखाए जाएंगे। अब बच्चों ये बताओ, क्लास 4 में क्या करूंगा मैं, रिवीजन कराऊंगा क्लास नंबर 1 में जो हमने सीखा था, 2 में जो सीखा था, 3 में जो सीखा था, उसके बाद आगे की कराई जाएगी, ऐसे आगे बढ़ाया जाएगा। अब आप खुद बताओ, जब इतनी ज्यादा रिवीजन हो जाएगी, इसी को कहा जाता है क्यूमुलेटिव रिवीजन, कुछ भी छूटेगा नहीं। और जब हम इतनी बार पढ़ते जाएंगे ना, आपको लग रहा होगा ऐसे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, नहीं, पहली 1-2 रिवीजन में टाइम लगता है, उसके बाद आपको इतना अच्छे से दिमाग में घुस जाता है, वो बहुत कम टाइम आगे लगता है। तो ये तो काम था मेरा। अब दूसरा जो पार्ट है इसका, यहां पर आपका काम है, आपका काम यहां पर है, ये मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं। अगर आपने इस पे दिमाग लगा लिया तो सच में आपको, अगर आपने ईमानदारी से ये वाला काम कर लिया तो आपके 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं बताता हूं कैसे। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चार्ट दिखाया था, ये क्या है,
देखो नीचे जो है ये है टाइम, इधर है आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो कितना परसेंट आपको समझ में आ गया है। 0 से आपने शुरू करा, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं थी कॉन्सेप्ट की, आपने उसको पढ़ा 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 पढ़ा, 25% आपको समझ में आ गया, फिर आगे गए 50% तक आपको वो समझ में आ गया, आपने और पढ़ा 75% समझ में आ गया, और आपने जब कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया तो यानी कि आपको 100% वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है जी। अगर आपने उसको मान लो यहां पर देखो 1 महीना हो चुका है, इधर देखा जाए तो ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये है आपने जो पढ़ा है। अगर आपने 1 महीने तक रिवीजन नहीं करी, मान लो आपने यहां पर पढ़ा, पहले दिन पढ़ा पूरा समझ में आ गया, 1 महीने तक आपने कुछ भी रिवीजन नहीं करी, तो आप यहां पर आ जाएंगे वापस, यानी कि 4-5% ही आपको याद रह जाएगा, बाकी सब गोल। तो रिवीजन कैसे करनी है मैं तो 1 महीने का बता दिया। अगर आपने अगले 10 मिनट में ही रिवीजन नहीं करी तो आप वापस 80% पे आ जाएंगे। अगर आपने 24 घंटे में रिवीजन नहीं करी तो आप और नीचे आते जाएंगे, आप देखेंगे 1 हफ्ते बाद तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा, 20-1% पे आ जाएंगे 1 हफ्ते तक अगर आपने रिवीजन नहीं करी। ठीक है जी। तो इस तरीके से अब मैं आपको बताऊंगा, इस चार्ट में तो कुछ अलग अलग तरीके बताए हैं, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा क्योंकि मुझे को पता है बच्चे की मेंटालिटी क्या होती है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन आपको कैसे करनी है। ठीक है जी। अब बच्चों देखो, मान लो आपने क्लास ली, बिजनेस स्टडीज की, चाहे मुझसे ली या किसी से भी ली, आपने क्लास फिनिश कर दी, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने उसमें लर्न करे। जैसी क्लास फिनिश होगी उसके बाद 10 मिनट्स के बाद या फिर जैसे ही आप घर पहुंचते हैं उसके 10 मिनट्स के बाद आपको वो क्लास रिवाइज करनी है। क्लास क्या करनी है? रिवाइज करनी है। ठीक है जी। उसके बाद 24 आवर्स जैसे ही हो जाए पूरे, क्लास खत्म हुए, आपको वो वाली क्लास रिवाइज करनी है। ठीक है जी। जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे थे उस क्लास में वो आपको रिवाइज करने हैं। फिर आपको आफ्टर 7 डेज, 1 हफ्ते बाद आपको वो क्लास रिवाइज करनी है। उसके बाद 21 डेज बाद आपको वो क्लास रिवाइज करनी है। ये जो आप टॉपर्स देखते हैं 90 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं, ये उन्हीं की बता रहा हूं मैं आपको, वो ऐसे ही पढ़ते हैं। इसके बाद आप 40 डेज बाद पढ़ेंगे। जैसे ये 40 डेज तक आपने ये शेड्यूल अपना लिया, ये आपने इस तरीके से रिवाइज कर लिया, तो आपकी समझ लो ऑलमोस्ट मास्टरी हो गई है। जैसे आपको लिरिक्स याद हो जाते हैं ना गाने के, आपको सोचना नहीं पड़ता, जुबानी निकलते रहते हैं अपने आप ही, उसी प्रकार आपको ये कॉन्सेप्ट भी याद हो चुके होंगे। इसके बाद आप 3 महीने बाद रिवाइज करेंगे। अब इसके बाद 2-2 महीने ऐड कर दीजिए, 5 महीने बाद, 7 महीने बाद, 9 महीने बाद। ठीक है। फिर जब एग्जाम आ जाएंगे तब करेंगे। और स्टार्टिंग के इन 3 में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बाकी में तो आपको बहुत इजीली आपको रिवाइज इजीली कर लेंगे। अब बच्चों, जब एक तरफ मैं आपको कराऊंगा क्यूमुलेटिव रिवीजन प्लस आपकी ये वाली मेहनत होगी, तो आपके 90 प्लस मार्क्स लाने से, मैं तो कहता हूं 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमने क्या करा, सबसे पहले हमने समझा है, पहले समझा है हमने कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करी है, रिलेट भी करा है, थ्योरी पढ़ी है, पूरी अटेंशन के साथ हमने नेमोनिक्स वगैरह लगाए हैं ताकि दिमाग में अच्छे से रहे वो। उसके बाद हमने जो रिवाइज करा है वो भी बेहतरीन तरीके से करा है। अब सवाल आता है कि सर अगर कुछ क्वेरी हुई तो हम कैसे पूछेंगे आपसे? अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो देखिए YouTube पर ही, जो YouTube है इस पर ही मैं हफ्ते में कम से कम 3 क्लास लूंगा, लाइव क्लास होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें आप मुझसे क्वेश्चन एंड आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अकाउंट्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज पूरा कोर्स डिटेल में आपको YouTube में अवेलेबल कराऊंगा। अगर आप इसमें से ही पढ़ लेंगे, मेरे YouTube चैनल से ही, आप खुद देखेंगे कि मैं बोलना नहीं चाहता, आप खुद करके देखें, फिर आप खुद डिसाइड कर लेना। 1-2 क्लास लेकर देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं।
ठीक है बच्चों, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक वीडियो देखा आपने उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।